सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है महंगाई पर वार या सियासी प्रहार। संदर्भ यह है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज महंगाई को लेकर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करने के तहत देश भर में लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। सड़क पर उतरकर उन्होंने जताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की नीतियों ने आम आदमी का जीना मुहाल किया हुआ है। महंगाई के मसले पर कमर तोड़ हालात हो रहे हैं, जिसके चलते लोग बेहद मुश्किल में हैं और ऐसे मुश्किल हालात में कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने काफी आंखें तरेरी हैं। भाजपा का मानना है महंगाई तो बहाना है, ईडी के शिकंजे में फंसे हुए परिवार को बचाना है। कौन सा परिवार? गांधी परिवार। तो लगातार इसको लेकर आज दिन सरगर्म रहा। कांग्रेस ने आज 3 स्तर पर प्रदर्शन किया दिल्ली के संदर्भ में। सबसे पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद में सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसके बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने के लिए निकले। रास्ते में ही रोक दिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए, थाने ले जाए गए। जब राहुल गांधी गिरफ्तार हुए तो मोर्चा हमारा प्रियंका गांधी ने वो कांग्रेस मुख्यालय से प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। बैरिकेड लगे हुए थे, बैरिकेड को भी वो लांग गई और काफी झूमा झटकी के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये दिल्ली का सीन था और पूरे देश भर में अलग अलग स्तर पर जो प्रदर्शन हुआ वो अपनी जगह था। इससे पहले राहुल गांधी सुबह मीडिया से भी मुखातिब हुए। उनके दाईं तरफ में केसी वेणुगोपाल, बाईं तरफ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। 70 साल में जिस लोकतंत्र को कांग्रेस ने पोषित किया था, पिछले 8 साल में भाजपा ने उसको बर्बाद कर रख दिया है और आप सब लोग मानो तमाशा सा देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी संस्थान हैं सब पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। आरएसएस से जुड़े हुए लोग उनमें काबिज हो गए हैं, कहीं कुछ बचा नहीं है। पर इसके बीच में भी उन्होंने हिम्मत हारी नहीं है। वो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए कल भी लड़ते रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हम आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। सुबह जो ईडी को लेकर बातचीत शुरू हुई थी वो शाम तक पहुंचते पहुंचते राम जन्मभूमि के संदर्भ में पहुंच गई। कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम सांसदों ने आज काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था। देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह को उनका काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना रास नहीं आया। उन्होंने कहा आज ही के दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया था। कांग्रेस ने दरअसल काले कपड़े पहनकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने कांग्रेस को इस हालत में पहुंचा दिया और अभी भी वह तुष्टीकरण की राजनीति ही करना चाहती है। तो सुबह भाजपा का कहना था कि ईडी के मसले पर परिवार को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार की नीतियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते अमित शाह और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी सुर में सुर मिलाया और उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया जाना वाकई बेहद दुखद है, बेहद अपमानजनक है, बेहद अफसोसनाक है। तो हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस गर्मा गर्म मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश में आज चर्चा का विषय रहे इस विषय पर कुछ बात करें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि राष्ट्र को जोश, उत्तेजना और भावनाशीलता की जितनी आवश्यकता है उतनी विवेक, धैर्य और दूरदर्शिता की भी। हरिकृष्ण प्रेमी ने यह बात कही थी। तो कुल मिलाकर विपक्ष का जोश, उत्साह, वहीं सत्ता पक्ष का धैर्य, दूरदर्शिता, दोनों की अपेक्षा समाज कर रहा है। क्या दोनों पक्ष इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? इसे हम जहन में रखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री हैं, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ मृणाल पंत जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के, साथ ही प्रवक्ता भी हैं, वह हमारे साथ हैं। वंशराज दुबे जी भी हमारे साथ में हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं और इनके बीच में अपनी निष्पक्ष और निर्भीक राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डाल लेते हैं जो आज दिन भर चैनलों पर सुर्खियां बने रहे। एक बार देखिए क्या बोलते हैं राहुल जी, क्या बोलते हैं प्रियंका जी, क्या बोलते हैं रविशंकर प्रसाद और आखिरी में क्या बोलेंगे अमित शाह। सुनिए। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। लोकतंत्र की I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the
finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बदलने दिया था? ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। तो शुरुआत मृणाल पंत जी से करते हैं। मृणाल पंत जी, सुबह भाजपा ने बताया ये प्रदर्शन कुछ नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी ये सब बहाना है, कुल मिला के अपने परिवार को ईडी से बचाना है, इसलिए उसको धमकाना है। एक और दूसरी बात, आखिरी में समापन तक शाम तक निष्कर्ष पर भाजपा पहुंच गई कि आपने आज का ही दिन क्यों चुना और काले कपड़े में विरोध का क्यों चुना? इसलिए कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास आपको भाया नहीं, तो आपने एक संदेश देने की कोशिश उस वर्ग में की जिसकी तुष्टीकरण के लिए आप कुख्यात हैं और आप उसके कारण इस हालत में पहुंचे हैं और ये ना देश के लिए ठीक है ना कांग्रेस के लिए ठीक है। तो मृणाल जी, आपने ऐसा क्यों किया, अर्थात आपकी पार्टी ने ऐसा क्यों किया? ये मासूम सा सवाल मेरे जहन में आता है और इसके उत्तर के लिए सीधे आपकी ओर रुख करता हूँ। जरा बताएंगे आप क्यों किया आपने ऐसा? देश की आम जनता महंगाई से पीड़ित है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया है। किसानों के ऊपर जो कर्जा हुआ करता था उसमें पिछले 8 सालों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। किसानों के आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही। गरीब तो गरीब, जो मध्यम वर्ग था वो भी अपनी बैंकों की किस्तें नहीं चुका पा रहा है। पिछले 1 साल में जितनी बड़ी संख्या में घर नीलामी में आए हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि खाने पीने किराने का सामान पहले जब लोग खरीदने जाते थे तो आधा किलो, 1 किलो और 5-5 किलो के डब्बे लिया करते थे तेल के। कल जो नई जानकारी आई है एक सर्वे में, वो बता रहे हैं कि 10 रुपए से कम का खाने पीने का सामान खरीदने वालों की संख्या में पिछले 1 साल में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 27% लोग आज भारत के तेल, नमक, मसाले, सब्जियां 10 रुपए से कम की खरीद रहे हैं। ये हालत हिंदुस्तान की है। महंगाई का इतनी बड़ी मार हिंदुस्तान के लोगों पे पड़ी है और इन लोगों के दर्द को आवाज देने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकली है। पूरा भारत हमारा परिवार है और एक परिवार है ये पूरा भारत।
इन गरीबों की, मध्यम वर्ग के परिवारों की जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो कहना हो कहे। हम आवाज उठाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार की कारगुजारियों को जनता को बताएंगे कि एक तरफ ये महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है, दूसरी तरफ अपने कई चुनिंदा मित्रों का 2 लाख करोड़ रुपए को टैक्स में राहत दी है, व्यावसायिक टैक्स घटाया गया है, बड़े लोगों के ऊपर टैक्स घटाया जा रहा है, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसकी पूरी वसूली हिंदुस्तान के गरीब लोगों से और मध्यम वर्ग से करने वाली इस सरकार की असलियत जनता तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी। तो आपने एक बिंदु पर टिप्पणी की, अमित शाह की बात को क्या स्वीकार कर लिया आपने, क्योंकि उस पर कोई भी टिप्पणी मृणाल पंत जैसे कुशागर प्रवक्ता ने करने की जरूरत नहीं समझी, क्या इसे स्वीकारोक्ति समझे? मौन अमूमन स्वीकृति का लक्षण होता है मृणाल जी। भारतीय जनता पार्टी के पास जब अपने बचाव में कहने के लिए कुछ होता नहीं, तब वो इस तरह की बात करती है। अच्छा होता कि गृह मंत्री जी ये स्वीकार करते कि देश में महंगाई है और देश की जनता को ये बताते कि उसको राहत पहुंचाने के लिए वो क्या क्या कदम उठा सकते हैं। बजाय इसके विषय को इधर उधर दाएं बाएं ले जाने के लिए हमारे गृह मंत्री जी भी कुख्यात हैं, उन्होंने वही काम किया है। उन्होंने कुख्यात हैं वही काम किया है, ये कहना मृणाल जी का है। मैं लेकिन रजनीश अग्रवाल जी के पास आना चाहता हूँ। रजनीश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई आप लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास, आस्था नहीं रह गई? आप स्वयं विपक्ष में इतने सालों तक रहे, अब विपक्ष को उसकी भूमिका निभाते देख इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन था, आपने धारा 140 लगा दी पूरे दिल्ली में, ये प्रदर्शन की अनुमति नहीं हो सकती। सांसदों तक को आप मार्च निकालने नहीं दे रहे, उसमें भी आपको सुरक्षा व्यवस्था में खतरा दिखाई दे रहा है। जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं महंगाई को लेकर प्रदर्शन नहीं है, लोगों की जान आफत में आ रखी है, दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। संसद में चर्चा के दौरान भी इस प्रकार के दृश्य देखने को मिले जिसमें आपके माननीय पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा जी कह रहे हैं महंगाई कहीं है ही नहीं। इस विरोधाभास के बीच में अब आप राम जन्मभूमि तक पहुंच गए। बेचैनी क्या है आपकी? परेशानी क्या है? क्या वाकई आप चाहते हैं कि इस देश में कोई भी कुछ भी बोले नहीं, अगर बोले तो केवल आपके स्तुतिगान में बोले? श्रीमान डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, कितनी पत्रकार वार्ताएं रोक दी कांग्रेस के नेताओं की या विपक्ष के नेताओं की, और वो भी ऐसी पत्रकार वार्ताएं जिसमें केवल और केवल गाली गलौज हुई प्रधानमंत्री जी के बारे में। कितने मीडिया के बारे में सेंसरशिप कर दी, आपातकाल की तरह संपादकों और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, अखबारों को छपने नहीं दिया, जब तक सरकार में बैठे अधिकारियों ने देख लिया। आज अगर हमारी आलोचना करने वाले लोग चैनल्स में बैठकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बारे में, छोड़िए प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति के बारे में भी, राज्यपालों के बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, तमाम प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भी अनर्गल प्रत्यारोप करने का काम करते हैं, गाली गलौज करने का काम करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं। अगर मैंने बोल दिया तो आप कहेंगे ये शब्द अलाउ नहीं है इस चैनल में जी। तो ये लोकतंत्र में कितनी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए आपको? किसी प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अपशब्द गालियां नहीं बोली गई जितने नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो किसने रोक दिया साहब, किसने रोक दिया? जब बात 5,000 करोड़ के गड़बड़ घोटाले के बारे में आती है और बात सुप्रीम कोर्ट, मुझे बहुत अच्छे से याद है पहली बार जब लोअर कोर्ट दिल्ली ने सम्मन जारी किया था श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में, तो हंगामा संसद में किया था कांग्रेस ने। उठाकर देख लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर हमें टोकिएगा। जब जब कोर्ट में इस परिवार के बारे में जमानत देने से इनकार किया हो, सम्मन को सही ठहराया हो कि हंगामा सड़कों पर करेंगे या संसद में करेंगे। क्यों साहब, न्यायालय में आपका यकीन नहीं है क्या? नहीं है आपका यकीन, क्योंकि 1973 में आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देते हुए और जजों को 3 जजों के इस्तीफा होते हुए आपने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। 1973 में यही कांग्रेस थी। उसके बाद में एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इनके हैं जो कमिटेड जुडिशरी के नाम पर लगातार न्यायपालिका से खिलवाड़ करते गए। हमारे विरुद्ध भी निर्णय आते हैं, लेकिन उसको तहे दिल से स्वीकार करने का काम होता है। रिजर्व बैंक जो स्वायत्त संस्था है, उसको जोकर्स का समूह कहने वाली कांग्रेस थी। 356 से बार ज्यादा लगन जो लोकतंत्र की आप पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में की नहीं, कांग्रेस रही। हमने एक बार 356 नहीं लगाया 8 साल में, और 6 साल अटल जी के शासन में। तो ये कौन से लोकतंत्र की बात कर, महंगाई की बात कर रहे हैं? आओ करें महंगाई की बात। महंगाई की बात करें, कोविड के 2 साल पर जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ढह गई
तो दुनिया में सबसे कम जिन राष्ट्रों की महंगाई दर है उसमें भारत एक है, मात्र 7%। देश के अंदर जिन राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है वो कांग्रेस शासित राज्य, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कांग्रेस शासित राज्य, उठाकर देखो आप। और आप बेरोजगारी की बात करते हो, आप जिस सीएमई के आंकड़ों की बात करते हो उसके आंकड़ों में सबसे ज्यादा 30% तक पहुंचने बेरोजगारी की दर राजस्थान की है। आप जनजातियों पर अत्याचार की बात करते हो, जिस एनसीआरबी के आंकड़ों का आप हवाला देते हो 20.6% आदिवासियों पर अत्याचार, जनजातियों पर अत्याचार केवल राजस्थान में, दूसरे नंबर तेलंगाना में, तो तीसरे नंबर केरल में, जहां से वायनाड से सांसद श्रीमान। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा रजनीश जी, आपने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या दे दी। सबसे ज्यादा महंगाई कांग्रेस शासित राज्यों में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कांग्रेस शासित राज्यों में। अरे कांग्रेस शासित राज्य बचे कहाँ हैं रजनीश जी? एक अदना था छत्तीसगढ़, एक अदना था राजस्थान, बाकी सारी जगह तो और ही हैं। इन दो राज्यों का उल्लेख करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच लेंगे क्या? वाकई रजनीश जी कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी के साथ कि महंगाई कोई विषय नहीं है, इस देश की जनता महंगाई को लेकर कतई परेशान नहीं है, इस देश की जनता को कोई महंगाई प्रभावित नहीं कर रही है, यही आपका कहना है? क्या बेरोजगारी के संदर्भ में आपका मानना है वाकई आंकड़े झूठे हैं? देश में बेरोजगारी दर तकरीबन 28% में पहुंची हुई है दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में, इससे आपका इनकार है? आपने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का। भारत सरकार का ये आंकड़ा है 22 करोड़ लोगों ने पिछले 8 साल में आवेदन दिए, 7.22 लाख अर्थात 7,22,000 लोगों को आपने नौकरी उपलब्ध कराई। इसके संदर्भ में रजनीश जी कुछ कहना चाहेंगे, या इसको भी कांग्रेस के प्रोपोगंडा के तौर पे, विरोधी पार्टियों के प्रोपोगंडा के तौर पे कहना चाहेंगे? और एक विषय, जैसे अमित शाह पर मृणाल पंत जी मौन रह गए, वैसे ही दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर धारा 144 के संदर्भ में आपने कोई टिप्पणी नहीं की। क्या विपक्ष में एक लंबा जीवन काल जीने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर इतनी आशंकित और आतंकित हो जाती है कि धारा 144 लगाने की जरूरत महसूस कर जाती है? थोड़ा रजनीश जी बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। हमने बेरोजगारी बढ़ने के बारे में या महंगाई बढ़ने के बारे में इनकार नहीं किया, और मेरे तो छोड़िए देश के वित्त मंत्री ने इनकार नहीं किया जी। देश के वित्त मंत्री ने भी हाउस में स्वीकार किया है। लेकिन सवाल है जिन परिस्थितियों में दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था काम कर रही है, और भारत की वो अर्थव्यवस्था सभी पैरामीटर्स पर अच्छे से काम कर रही है। मैं देख रहा था कुछ अर्थशास्त्रियों के बयान, जो अर्थशास्त्री वैचारिक रूप से हमारे विरोधी कहे जाते हैं, वामपंथी विचारधारा से कहे जाते हैं, उनका कहना है कि मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने से डर रही है क्योंकि महंगाई बढ़ाने से जनता नाराज होगी, लेकिन इसके कारण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आप उठाकर बयान देखिएगा उन अर्थशास्त्रियों को जो वामपंथी। अरे किसको उठा के देखूंगा रजनी जी? पिछले 3 महीने में 3 बार रेपो रेट की दर बढ़ा चुके हैं। महंगाई बढ़ाने के संदर्भ में सबसे बड़ा कारक होता है किनके स्टेटमेंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं? लगातार बैंक कर्ज की दर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों के लिए उनका अपना मकान महंगा हुआ जा रहा है, सब्जी, तेल, आटा, नमक पे जीएसटी लगाकर आप आम आदमी का जीना मुहाल कर रहे हैं, और उसके बाद में आप किन्हीं अर्थशास्त्रियों के डाटा को लेकर बात कर रहे हैं? रजनी जी, तथ्यों पे बात करें। रेपो दर पिछले 3 महीने में 3 बार बढ़ा चुका है आरबीआई, क्या कहेंगे? गलत बात, सही किया आरबीआई ने, सही कर रही है आरबीआई जी, अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। और मैंने वही कहा कि महंगाई बढ़ी है, इससे हमने इनकार नहीं किया, देश के नागरिक परेशान हुए, इससे इनकार नहीं किया, लेकिन उनको राहत देने के लिए गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज भी पहुंचाने का काम किया है। दुनिया में कहीं किसी। तो रजनी अग्रवाल जी बता रहे हैं इस देश की जनता को कि अगर आपका कर्ज महंगा हो रहा है और इसके लिए आरबीआई के रेपो रेट की दर बढ़ाए जाना जिम्मेवार है, तो ये एक सही फैसला है, ये जायज फैसला है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ऐसे फैसले की जरूरत है। रजनी जी का जो ये तर्क है, ये तर्क वत्सराज दुबे प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उन्हें कितना भारा है? क्या आप देख रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सही फैसले लिए जा रहे हैं, और एक कांग्रेस पार्टी है ऐसे फैसलों के खिलाफ सड़क पर उतर रही है, देश का माहौल खराब कर रही है, देश के लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रही है। अच्छे काम के संदर्भ में क्यों ऐसा किया जा रहा है? वंशराज जी क्या कहते हैं, कौन गलत, कांग्रेस या भाजपा? हिमांशु भैया देखिए, मुझे एक शेर याद आ रहा है जी कि बढ़ा ना पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो बन रहा है महान झूठ बोलकर। जी आज हिंदुस्तान की जो वर्तमान की अगर मैं परिस्थितियों की बात करूं, तो यहाँ पर रजनीश जी बैठकर
अर्थशास्त्रियों की भाषा बोल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की भाषा बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात मैं कर ही रहा हूं और हर मामले में सरकार को सही ठहरा रहे हैं। इनके आंकड़े की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जब शाम को या फिर जब ये अपनी गाड़ी में 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवाते होंगे तो तकलीफ इनको भी होती होगी। तकलीफ इनको होती होगी जब अपने बच्चों की फीस जमा करते होंगे। तकलीफ इनको भी होती होगी जब इनके घर में सिलेंडर 1200 रुपए का 1150 रुपए का सिलेंडर आता होगा। लेकिन चूंकि भाजपा के हैं, सरकार सर काट रही, सर तो इनका भी कलम हो रहा है, अब बोले तो किसको बोले। नंबर 2, 2-3 आंकड़े आपने दिए जो आज हकीकत है हिंदुस्तान में। 2014 से हिमांशु जी 2014 से सरकार ने वादा किया हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का। बात शुरू हुई थी प्रधानमंत्री कौशल मिशन की, बात शुरू हुई थी स्टार्टअप इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, और हम जैसे तमाम नौजवानों को ये उम्मीद थी कि सरकार जो 2 करोड़ की बात कर रही है, ना 2 करोड़ सही लेकिन करोड़ों रोजगार तो पैदा कर ही देगी। और बहुत जोर शोर से शुरुआत हुआ। लेकिन अब सोचिए जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल बीता, अब बात शुरू होने लगी पकौड़ा तलो और ठेला लगाओ की। बात शुरू हो गई कि नाले की गैस से चाय बनाइए। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूम घूम कर सुन रहे थे, नरेंद्र मोदी जी एक नहीं हजारों सभाओं में इस बात को कह रहे थे कि 10 मार्च के बाद याद रखना मित्रों, हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि उत्तर प्रदेश में गोबर से रोजगार पैदा कर देंगे। हम लोगों ने एक दिन लखनऊ में कंडा बेचना चाहा कि भाई कंडा ले लो, गोबर से तो कंडा बनता है, यही इसी से रोजगार मिल जाए। लेकिन दिन भर में हमारा कोई कंडा भी नहीं बिका। तो आप सोचिए कि 22 करोड़ नौजवान आवेदन करता है और 7,22,000 नौजवानों को नियुक्ति मिलती है। यानी अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 0.33% युवाओं को रोजगार दिया इन लोगों ने। नंबर 1। नंबर 2, कोविड का टाइम था हिमांशु जी, पूरा देश राहत की उम्मीद लगाया बैठा था कि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी। डीजल पेट्रोल की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो दुनिया के देश की तमाम चीजों का दाम बढ़ जाता है, जिसपे जो आयातित होती है निर्यातित होती है। लेकिन आप सोचिए कि $108 प्रति बैरल जो रेट था उस समय कोविड के पहले, जब वो कोविड में $20 प्रति बैरल हो गया, तब पर भी जो है 90 रुपए और 100 रुपए का डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ मिल रहा था। तो सरकार जो लगातार 11 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपतियों का माफ कर देती है। आज जो विजय माल्या लेकर भाग गया, नीरव मोदी लेकर भाग गया, मेहुल चोकसी लेकर भाग गया, नीतीश संदेशा लेकर भाग गया, इनके पीछे ईडी की जांच नहीं होगी। व्यापम घोटाले में क्या हुआ उस पर ईडी की जांच नहीं होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष का कोई नेता जब अपनी आवाज उठाएगा उसके ऊपर ईडी की जांच होगी। पर वंशराज दुबे जी ये बताइए कि सब कुछ इतना खराब ही हुआ है क्या 80 करोड़ लोगों को तकरीबन 2 साल तक मुफ्त राशन देने की अभूतपूर्व योजना का क्रियान्वयन इस देश में होता हुआ आपने नहीं देखा है? कभी देखा नहीं कि विपक्ष के किसी नेता ने, विपक्षी किसी दल ने इस योजना के संदर्भ में मोदी सरकार की सराहना की हो? लोगों को टीके लगवाए गए, टीके के संदर्भ में इस स्तर पर अभियान चलाया गया, क्या उसके अंदर उतनी ईमानदारी आप लोगों ने दिखाई कि आप कहें कि हाँ सरकार नागरिकों के साथ खड़ी है, नागरिकों की सुरक्षा के साथ खड़ी है? अगर आज रजनीश अग्रवाल जी इस दर्द को यहां पर साझा कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री के संदर्भ में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जाता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना क्या उचित है? इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे वंशराज जी? हिमांशु जी, मैं दोनों बात का जवाब दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की के साथ जो भाषा का इस्तेमाल हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो महिलाओं को जर्सी गाय बोलते हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो 50,000 की गर्लफ्रेंड का हवाला देते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो विधवा बोलते हैं। अब उस पे छोड़िए, वो सारी भाषा पे जाएंगे तो भाषा की बात तो बड़ी दूर तक निकल जाएगी। लेकिन 2-3 चीजें ये हुई जो आपने हमको बताया कि आप सोचिए कि आज सरकार जब सदन के अंदर जब विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और वही जब नौजवान या जनता जब सड़क पर सवाल उठाती है तो उसको एक तरीके से डिटेंशन उसका हो जाता है। तो ये एक तरीके से 8 साल से सस्पेंशन और डिटेंशन पे अपनी सरकार को खींचने वाली ये सरकार चल रही देश में। लेकिन मुझे लगता है कि आज देश की जनता जो उस तरीके से पीड़ित है, आने वाले समय में इनको जवाब देगी। और आप अपने खाली पुलाव से कब तक लोगों को समझा दिखाते रहेंगे? धरातल पे कुछ है नहीं, धरातल पे कुछ है नहीं। वंशराज जी बता रहे सस्पेंशन और डिटेंशन अर्थात निलंबन और गिरफ्तारी पर ही ये सरकार 8 साल से राज कर रही है। मेरे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा
क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाते देख सत्ता पक्ष बेचैन हो रहा है, बौखला रहा है? इसलिए सुबह जब महंगाई को लेकर प्रदर्शन होता है तो बताते हैं कि ये ईडी को डरा रहे हैं, शाम होते तो तक बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि के संदर्भ में शिलान्यास का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहन कर आए हुए हैं। कितनी ईमानदारी दिख रही है आपको इन बयानों में रमेश जी? ये जो राजनीतिक बयान आज मैं सवेरे से सुन रहा हूँ जी, दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन दोनों लोग सिक्के के एक तरफ हैं, दोनों लोग सिक्के के दूसरी तरफ नहीं देख रहे। मोटे तौर पर महंगाई को लेकर के देश में 2 बार सरकार बदली है। एक बार महंगाई को लेकर के जेपी आंदोलन हुआ था, महंगाई को लेकर के हुआ था, वो सरकार बदल गई थी। दूसरी बार फिर एक नारा आया था कि हम 100 दिन में महंगाई करेंगे, तो जिसने वादा किया था वो 100 दिन में महंगाई उन्होंने की ना की हो, लेकिन सरकार बदल गई थी। तो चूंकि महंगाई का मुद्दा सरकार बदलने के लिए 2 बार देश में आजमाया जा चुका है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस उस मुद्दे का लाभ उठा करके आंदोलन कर रही है और विपक्ष ये हुई। लेकिन अब दूसरी बात जो है कि इस आंदोलन की तिथि क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो अगस्त माह हम देख रहे हैं, अगस्त माह की प्रत्येक तिथि में कहीं ना कहीं हमको हमारे राष्ट्र गौरव की, स्वतंत्रता संग्राम की, वो जो बलिदान हुए हैं, 5 अगस्त तक को बलिदान हुए हैं, 9 अगस्त को बलिदान हुए हैं, 10 अगस्त को बलिदान हुए हैं, यानी 9 और 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे देश में 850 लोग पुलिस की गोली से मरे हैं। मैं समझता हूँ अगस्त का महीना हमको स्मरण रखना चाहिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने के लिए, जो लोग बलिदान हुए और जिनके कारण हमको ये स्वतंत्रता मिली। मैं समझता हूँ महंगाई का आंदोलन अगर 15 अगस्त 20 अगस्त के बाद भी होता तो वो चल जाता, ये सदाबहार इशू है। तो कम से कम अगस्त के महीने की तिथि, और फिर मैं भी इस पक्ष में हूँ। पर रमेश जी, राहुल गांधी को तो सुबह आपने सुना नहीं लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो आज़ादी पाई थी वो आज़ादी खतरे में आ गई है, 4 लोगों की तानाशाही चल रही है। माननीय अशोक गहलोत राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया हिटलर शाही चल रही है। उन्होंने तो एक विचारक हैं मार्टिन निमोले, उनके हवाले से कहा कि जब हिटलर की तानाशाही चल रही थी तब विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों, इन पर जब जुल्म हो रहे थे तो जनता चुप बैठी हुई थी। उसे लगता था ये राजनीतिक मसला है। 1945 में पता चला कि उस राजनीतिक मसले ने पूरे देश को तबाह कर दिया। अशोक गहलोत बता रहे हैं देश को, अगर इस समय पे जनता खामोश रह गई तो देश तबाह हो जाएगा। इतनी चिंतित है कांग्रेस, इतने चिंतित है कांग्रेस के नेता। इस चिंता को लेकर रमेश शर्मा जी कुछ कहेंगे? उसमें कहना यह है कि इन दोनों राजनीतिक दल जो भाषा या मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे का सत्य से कितना ताल्लुक है इस बात का तो प्रश्न उठता नहीं। लेकिन मीडिया में सुर्खियां ले, अगर वो हिटलर से तुलना नहीं करते तो उनको मीडिया में सुर्खियां नहीं मिलती और दिन भर ये स्टेटमेंट चलता नहीं। तो कुल मिलाकर के इस समय राजनीतिक दलों के पास जो एक समय चाहे कांग्रेस भी हो, भाजपा भी हो, जो जनता के सड़क पर चलने वाले लोग थे और वहां से जो बातें आती थी, उसके बजाय बंद कमरों में इनको जो आइडिया देने वाले और प्लानिंग करने वाले लोग हैं, उनसे ये बात मिलती है। एक बात महंगाई के बारे में मेरा कहना है हिमांशु जी ये है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, कुछ और चीजों के दाम बढ़े, लेकिन देश में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आप मुझे बताइए, अगर पेट्रोल खरीदना इतना मुश्किल होता, आप दिल्ली में चलते होंगे, ना तो कार खड़ी करने की जगह बची है, ना चलने की जगह बची है, और इतने जाम लग रहे हैं। अब झुग्गियों तक में तो लोग कार खरीद रहे हैं। तो कुल मिला करके अगर महंगाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ी हुई है। लगातार इतने मकान बन रहे हैं, कितनी दिल्ली में 1-8 करोड़ मकान खाली पड़े हैं, उनमें कोई रहने वाला नहीं है। तो कुल मिला करके अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ साथ क्रय शक्ति भी बढ़ी है। एक और बिंदु हिमांशु जी मैं आपके माध्यम से दोनों राजनीतिक दलों को और समाज से भी कहना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं, सब लोग अपनी रोटी की जुगाड़ और रहने की जुगाड़ खुद करते हैं। क्या इंसान चींटी से और कुत्ते से गया बीता है कि उसको रोटी खाने के लिए भी, जीवन जीने के लिए भी सरकार की मदद की जरूरत है? आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम कहाँ है? हमको बदलते समय की चुनौतियों को समझना। आज क्योंकि जैसा पूरी दुनिया में मशीनीकरण हो रहा है, इंसान का काम मशीनें कर रही, नौकरियां तो कम होंगी ही। हम डिजिटल अगर हाथ से बैंकिंग करेंगे तो बैंक की नौकरियां चली गई, हाथ से हम टिकट रेलवे का बनाएंगे तो रेलवे की नौकरी चली गई। मैं गांव से आता हूं, एक जमाने में 20 आदमी एक खेत काटते थे, आज एक मशीन 20 खेत काट रही है। हमको कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ जाना चाहिए, अपनी प्रतिभा, अपना कौशल को पहचाने।
बजाय नौकरी ढूंढने के बजाय, नौकरियां अब है ही नहीं तो देगा कौन? आज जो लोग भी नौकरियों की बात कर रहे हैं, नौकरी अब कोई दे नहीं सकता, नौकरी रखी कहाँ है? तो कुल मिलाकर के मनुष्य को थोड़ा सीखना भी चाहिए, दूसरे प्राणियों से सीखे। आप सारी अपेक्षा रमेश जी बतौर पत्रकार जनता से क्यों कर रहे हैं? उस राजनीतिक दल पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जिसने इस देश की जनता को बताया था कि आप हमें सत्ता में लाइए, 2 करोड़ नौकरियां आपको हर साल हम उपलब्ध कराएंगे। आज आपने इतनी आसानी से कह दिया, नौकरियां आएंगी कहां से? जिन्होंने घोषणा की थी उनके संदर्भ में आपकी नाराजगी, आपकी शुभता, आपका आक्रोश नहीं है कि भाई आपने ऐसी बात कही क्यों? और ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कोई बात कहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? जनता उन पर भरोसा ना करे, यकीन ना करे, विश्वास ना करे। देखिए, ये बात जब उन्होंने कही थी, मैंने इस बात का भी विभिन्न टीवी चैनलों पर बिल्कुल खुलकर के खंडन किया था कि ये 2 करोड़ नौकरियों के अवसर कभी नहीं मिलेंगे। 2 करोड़ रोजगार के अवसर निकालिए। रोजगार की बात अलग है और नौकरी की बात अलग है। मैं बहुत क्षमा याचना के साथ समस्त आस्थावादियों से कहना चाहता हूँ, अगर भगवान जी इस वक्त आ जाए तो वो 2 करोड़ नौकरियां रमेश जी ने खरी बात कह दी, कोई आ जाए 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते। रजनीश जी को लग रहा है इसमें उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। जाना मुझे मृणाल जी के पास है, लेकिन रजनीश जी को लग रहा है कि मौका ठीक है, उनको टिप्पणी कर लेनी चाहिए। तो रजनीश जी सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। मृणाल जी भी चाहेंगे कि रजनीश जी की टिप्पणी सुन ली जाए। तो रजनीश जी, आपकी टिप्पणी, आपका हस्तक्षेप। देखिए, पहली बात यह है, मुझे लगता है कि वो समाधान हो जाएगा, क्योंकि लिखित में हमारी बात कही गई 2014 में भी और 2019 में भी। हमने तब भी 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, ना तब कहा था, ना अब कहा है, ना अभी कहेंगे जी। हमने कहा था 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और करके दिखाए हैं। आज दुनिया में ये स्टार्टअप का हब बना कि नहीं बना? 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप, युवा खुद नौकरी कर रहा है, नौकरी देने का काम कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत के तत्वाधान में तमाम प्रकार के, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, 250 से ज्यादा कंपनी इस देश में काम करी। 2 कंपनी थी श्रीमान मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। तो मुझे लगता है कि ये माफ करो रजनीश जी, आप थोड़ा आंकड़ा देखो। भारत 28.3% है बेरोजगारी दर। बगल में है पाकिस्तान, जिसको हम किसी लायक समझते नहीं है, 9.5% है बेरोजगारी दर। तो भाई आपने इतने सारे अवसर क्रिएट कर दिए रजनीश जी, लोग अभिभूत हैं आपके कार्यक्रम को लेकर, आपके योगदान को लेकर, पर फिर भी आपको केवल इतना बता रहे हैं कि इस देश के युवाओं में बेरोजगारी की दर तकरीबन 30% पहुंच रही है। किसके दर पर जाएं? भरोसे का केंद्र आप हैं, आस्था का केंद्र आप हैं, विश्वास का केंद्र आप हैं, लोगों की उम्मीद आप हैं, इसलिए आपसे बात करते हैं। आप भविष्य के संदर्भ में बात नहीं करते, आप कहते हैं हमने तो सब कुछ कर दिखाया। अरे आपके इतना करने के बाद भी हम यहाँ खड़े हैं, ये आपको बता रहे हैं। फिर भी मैं मृणाल जी वापस आपके पास रुक करता हूँ, रजनीश जी के पास दोबारा आऊँगा, लेकिन मृणाल जी आपसे जानना ये चाहता हूँ, आप बार बार सरकार को महंगाई, जीएसटी पर घेरते घेरते अचानक दूसरे रास्ते पर बोलना क्यों शुरू कर देते हैं? आज के प्रदर्शन के संदर्भ में अगर भाजपा ये कह रही है कि महंगाई तो बहाना है, कुल मिला के परिवार को बचाना है, ईडी को डराना है, धमकाना है, तो वैसी भाषा तो राहुल गांधी बोले तानाशाही चल रही है, केंद्रीय संस्थाएं, अन्य संवैधानिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है, उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष को धमकाया जा रहा है। बात महंगाई के संदर्भ में थी। कुल मिला के भाजपा के हाथ मजबूत करने के लिए ऐसे बयान क्यों आते हैं? हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का जब कार्यक्रम घोषित किया जी, उसके बाद शाम को हमारी महंगाई पर प्रदर्शन करने की अनुमति रद्द कर दी गई जी। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर सैकड़ों पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। हमारे नेताओं और सांसदों के घरों के दरवाजे पे पहरा लगा दिया गया, लोग घर से न निकल सकते हैं न जा सकते हैं। महंगाई के प्रदर्शन पर इतनी सारी रोक लगाना, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? और आज सुबह की जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इसी स्थिति को रेखांकित किया कि हिंदुस्तान की जनता के दर्द का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को भी जनता की आवाज उठाने का अधिकार नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये महंगाई को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर ही सारी बातें कही गई थी। इसका ईडी की कार्रवाई से और किसी दूसरी कार्रवाई से संबंध नहीं है। हमारे साथी ने बहुत अच्छे से बताया कि ये केंद्र की सरकार तो ईडी की और डीडी की सरकार पर की तरह ही काम कर रही है। इसका सीधा सीधा उसूल यह है
कि हिंदुस्तान की गरीब जनता और मध्यम वर्ग का शोषण करो और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा। लेकिन मैं रमेश शर्मा जी के पास इसमें बीच में हस्तक्षेप चाहता हूं। और रमेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, इतना लंबा आपका पत्रकारिता का जीवन है, महंगाई के मुद्दे पर एक राजनीतिक दल प्रदर्शन करना चाहता है और पूरे शहर में धारा 144 लगा दी जाए, ये क्या कहलाता है? क्या इसको भी अगस्त महीने में कर रहे हैं, ऐसे पावन महीने में कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रबोध वाले दिनों में कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए? इसकी हिमायत करेंगे या आपको लगता है ज्यादती है? दृष्टि में यहाँ दोनों लोगों को विचार करना चाहिए। अगर एक तो इनको प्रदर्शन के लिए ये तिथियां नहीं चुनना चाहिए, अगर इन्होंने ये तिथियां चुन ली हैं तो उनको 144 नहीं लगानी चाहिए, तो उनको करने देना था। क्योंकि जनता खुद समझ लेती आज तिथि कौन सी है। काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, इनको अगर यही मिला है तो सरकार को भी 144 नहीं लगानी चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। तो धारा 144 के संदर्भ में रमेश शर्मा जी ने तो राय दे दी, रजनीश जी इस पे मौन रह जा रहे हैं। मैं एक बार फिर रजनीश जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं। रजनीश जी, दमदार सरकार, दमदार नेतृत्व और इस प्रकार का फैसला, इसके बचाव में क्या दलील है? क्यों पूरी दिल्ली धारा 144 के साए में जीने को मजबूर हुई? आज इतना डर गए कांग्रेस से, जिस कांग्रेस की आप कोई हैसियत आप मानते नहीं हैं, जिस कांग्रेस के साथ में जनता का जुड़ाव आप मानते नहीं हैं, जिस कांग्रेस की कोई साख आप मानते नहीं हैं, एक प्रदर्शन का ऐलान क्या किए, धारा 144 के साथ पूरे शहर को ला दिए। थोड़ा विरोधाभास है। कांग्रेस का क्या वजूद आपको इतना डराता है? इस पे जाएं, या आप जो कहते हैं कि कांग्रेस कहीं बची नहीं, कांग्रेस में कुछ रखा नहीं, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं, उस पर जाएं। किस बात पे भरोसा करें? देखिए, भरोसा आपको जिस पे करना हो आप करें, आपकी मर्जी है। लोकतंत्र है इस देश में और लोकतंत्र के तहत ही लोग अपने विचार रखते हैं, सोचते समझते हैं। लेकिन जहां तक तथ्यों की बात है तो स्वाभाविक है जिस ढंग से वहां निर्णय लिया गया होगा, मैं तो इतना समझता हूं कि दिल्ली में 15 अगस्त के मद्देनजर भी कई असामाजिक शक्तियां, कई अलगाववादी शक्तियां अपने मंसूबों को साधना चाहती हैं। उस दृष्टि से भी कई प्रकार के बंदोबस्त करना पड़ते हैं सुरक्षा बलों को। दूसरी बात यह है, ये तो अंदर भी कर रहे थे, जब जवाब देने की बारी आई तो जवाब क्यों नहीं सुना? महंगाई के मुद्दे पर, जब महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा हुई तो उस समय जब तथ्यों की और राजनीति की दोनों की चर्चा की बात हुई कि तथ्यों पे महंगाई पर बात कर लो या राजनीति कर लो, तब कांग्रेस के बयान क्या थे, ऑन रिकॉर्ड है। रही बात ये डरने की और करने की, तो देखिए साहब, राहुल गांधी से कांग्रेस खुद डरती है कि ये जब तक रहेंगे कांग्रेस का भट्टा बिठा देंगे। तो राहुल गांधी जी का नेतृत्व, इन्हें मुबारक हो। डर, भय, तमाम प्रकार की भाषा, इन्हें मुबारक हो। हाँ, ये देश कानून, नियम, संविधान से चलेगा, सुरक्षा के मापदंडों का पालन करेगा। आपको आंदोलन करना खूब करिए, लेकिन आपने इनसे सवाल पूछा था कि महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़े? टाइमिंग वही क्यों है जब ईडी कार्रवाई कर रही है माँ बेटे पर? टाइमिंग वही, महंगाई क्यों अचानक से आ गई? महंगाई तो इससे ज्यादा कुछ दिन पहले ज्यादा थी, तब आप कोई अब महंगाई याद नहीं आई, बेरोजगारी याद नहीं आई, कोविड के कारण लोगों की नौकरियां चली गई थी, तमाम प्रकार की दुनिया में झंझावत हुई है। ये कारण भारत में मात्र नहीं है, भारत में मात्र 7% महंगाई बढ़ी है, दुनिया में तो 54-56% तक कई देशों में महंगाई गई है। आप नहीं समझ सकते, क्योंकि मामला मैं फिर कहता हूं ईडी का है, और जो बात 5 अगस्त को लेकर कही गई है और तमाम दूसरे मंतव्यों को लेकर कही गई, वो भी 16 आने सच है। वो 16 आने सच है, तारीख एकदम सच है। महंगाई को लेकर बवाल जबरदस्त तरीके से गलत है। जब असल महंगाई बढ़ी थी तब तो आए नहीं, ईडी आई तो अब इन्हें महंगाई की याद आ गई, ऐसा रजनीश जी बता रहे हैं। वंशराज दुबे जी को कह रहा है, ऐसे समय में मैं अगर कुछ नहीं बोला तो गलत हो जाएगा। तो वंशराज जी, आप भी अपनी आहुति दे ही दीजिए, सत्य का आह्वान चल रहा है, आप भी अपनी तरफ से सत्य कह ही दीजिए। क्या है आपका सत्य? मुझे राहत इंदौरी साहब की एक लाइन याद आ गई कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर झूठों की पूरी मंडी है जी, और प्रधानमंत्री जी कार्यालय पर लिखा है सच बोलो। ये सच्चाई है। आप सोचिए आज देश की परिस्थिति क्या हो गई है कि हमारा हिंदुस्तान जो 5 मिलियन इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा था, वो नाइजीरिया के पीछे खड़ा है भुखमरी के नाम पर। आप सोचिए। हाँ, एक चीज जो बदलाव हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं तैयार हैं कि महंगाई बढ़ गई है, दरअसल इसलिए क्योंकि उनके नंबर 2 के धंधे बहुत तेजी से चल रहे हैं। आप मेघालय चले जाइए, देखिए वैश्यालय चला रहे हैं, बम बनाने का काम कर रहे हैं, नंबर 2 का धंधा है। एक बार उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए, आपने इतने खुल के बोला है,
वंशराज जी को भी अधिकार है, वो अपनी बात कह लें, आप बोलिएगा ना जी। दूसरा आप सोचिए, दूसरा गुजरात के अंदर आज हिमांशु भाई, गुजरात के अंदर जिस गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश को मूर्ख बनाया भाजपा वालों ने, आप सोचिए उस गुजरात मॉडल की सच्चाई ये है कि शराब की तस्करी कर रहे हैं, अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं पूरे देश में। एक बार बताइए वंशराज जी, मैं बीच में रोकता हूं, आपने कह दिया गुजरात मॉडल के नाम पर देश को मूर्ख बनाया। आप इस देश को क्या नासमझ लोगों का समूह समझते हैं? क्या आपको लगता है इस देश के लोगों में समझ नहीं है, इस देश के लोगों में बुद्धि नहीं है? इस देश की जनता ने 3 दशक के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया, एक बार नहीं 2-2 बार बताया, जताया। मूर्खता की नासमझ लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुनना चाहा। आपने इतनी आसानी से कह दिया इन्होंने मूर्ख बनाया। क्या मानते हैं आप, इस देश में रहने वाले लोगों का बौद्धिक स्तर ठीक नहीं है, समझ ठीक नहीं है, समझदारी नहीं है, क्या ऐसा आपका आशय है? और वही जनता है जिसने दिल्ली के संदर्भ में उसी दौरान केजरीवाल को भी चुना। तो पहले आप बताइए सच क्या है? केजरीवाल को चुना उन्होंने ही, मोदी जी को चुना, ये ना समझ लोग हैं। देखिए, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैंने शुरुआत में कहा कि 2014 में परिस्थितियां क्या थी कि कौशल विकास मिशन की बात हो रही थी, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही थी, डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी, और हम जैसे कई नौजवान ऐसे थे जो उस समय लगता था कि आज देश के नौजवानों को न जाने कौन कौन सी नौकरियां मिल जाएंगी, घर से बुला बुला के नौकरी दी जाएगी। लेकिन जब आप सोचिए कि हमारे देश के अभिभावक को ये कहना पड़ रहा है कि आप गोबर से रोजगार पैदा करिए, आप चाय का ठेला लगाकर रोजगार पैदा करिए, आप जो है नाले की गैस से चाय बनाइए, तब एक सवाल पैदा होता है कि हमारे माँ बाप ने जो अपना खेत बेचकर, माँ ने जो अपना गहना बेचकर हम लोग को 7 लाख 8 लाख रुपए खर्चा करके पढ़ाया, वो क्या इसलिए पढ़ाया था कि हम जाकर गोबर का कंडा बेचने का काम करेंगे? दूसरा एक सीधा सवाल है, रजनीश जी यहाँ पे भाजपा के नेता हैं, ये मुझे ईमानदारी के साथ बताएं कि इनका बेटा, इनका बेटी, क्या वो गोबर का कंडा बेचने का काम करेगा? क्या जिसको इन्होंने बड़ी मिन्नतों के साथ पढ़ाया, अपनी गाड़ी कमाई लगाई, क्या वो चाहते हैं कि वो ठेला लगाए? क्या? दूसरा, आज देखिए देश के नौजवानों को भी इस बात को समझना पड़ेगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपाइयों के बहकावे में कतई ना आए। इनके बेटे विदेश में पढ़ाई करेंगे, 10 लाख रुपए की तनख्वाह उठाएंगे, नौकरी नहीं पाएंगे तो विधायक मंत्री बन जाएंगे, और आम घरों के नौजवानों के लड़कों को ये बुलाते हैं, आओ भैया तुम रैली करो, आओ तुम जुलूस निकालो, तुम कट्टा चलाओ, तुम तलवार चलाओ, पूरी जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इनके बहकावे में दरअसल मैं मूर्खता की बात नहीं कर रहा था, ये एक उल्लू बनाओ योजना के तहत पूरे देश के नौजवानों को 8 साल से उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, और अब देश का नौजवान इस बात को समझ चुका है। देश का नौजवान समझ चुका, ये वंशराज दुबे जी का दावा है। अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। लोग समझ चुके हैं, वंशराज जी ये बता रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा सत्ता में वापसी कर गई, ये भी हम देख रहे हैं। अब विरोधाभास है, पर इन विरोधाभास के बीच में मृणाल पंत जी की कोई बात अधूरी रह गई थी, हमें उस बात को पूरा सुनना है। ये मृणाल जी। हिमांशु जी, 2-3 सवाल आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ जी। रजनीश जी बता रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है और ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जरा इस पर गौर फरमाइए, 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, मतलब वो भूखमरी। ये गर्व करने का विषय है इस देश की सरकार के लिए कि शर्म करने का विषय है, ये देश की जनता को तय करना पड़ेगा। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 85 करोड़ मतलब देश के 65% लोग इस तरह गरीबी और भुखमरी में हैं कि अगर सरकार सहायता नहीं पहुंचाए तो उनके घर पर भोजन नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर इतनी कठिन दौर है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो सरकार अपने खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं करती? प्रधानमंत्री जी ने 9,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे, क्या इस महंगाई के दौर में वो खरीदने की जरूरत थी? अपना घर, बहुमूल्य घर बनाया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्या इस महंगाई के दौर में इस तरह के अनाप शनाप खर्च को किए जाने की जरूरत है? सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए की बंदरबाट कर रही है, क्या महंगाई के दौर में ये सब करने की जरूरत है? और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये उसी जीएसटी के टैक्स से आ रहा है जो छोटी छोटी चीजों पर मध्यम वर्ग और गरीब से लिया जा रहा है। आखिरी बात हिमांशु जी, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं रजनीश जी की सरकार को, इनकी पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। उन्होंने संसद में कहा कि उनकी सरकार ने कफन पर, अंतिम संस्कार पर और लाश को मरचूरी में रखने पर जीएसटी नहीं लगाया है। बड़ी कृपा की,
महंगाई से मरने वालों को और बेरोजगारी से आत्महत्या करने वालों को जो राहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृणाल पंत जी आभार ज्ञापित कर रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी का कि आपने कम से कम इतना बख्श दिया कि मरने के बाद कोई टैक्स नहीं लगा है। लेकिन रजनीश जी ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन में महंगाई थी, नीतियां थीं और उनमें जीएसटी था। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया था, रजनीश जी आप भी उसके साक्षी थे, कि अब जीएसटी आ गया है, खाने पीने की चीज़ों पर कर नहीं लगेगा, पहले इस पर लग जाया करता था। 2 राज्य थे जिन्होंने वैट लगाया हुआ था, उनमें एक पंजाब था। जो प्रधानमंत्री जी ने उपलब्धि के तौर पर बताया था वो उपलब्धि छिन गई पिछले दिनों, और अगर उसको लेकर प्रदर्शन है तो इस प्रदर्शन को लेकर आपकी नाराजगी क्यों है, आपका गुस्सा क्यों है, आपकी क्षुब्धता क्यों है, बताइए ना। देखिए, पहली बात, आंदोलन के कारण, विपक्ष के किसी प्रदर्शन के कारण कोई क्षुब्धता नहीं है। मैं एक बात जरूर बीच में बोलूं कि जिस भाषा का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो कर रहे थे, वो मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसी भाषा बदतमीजी की भाषा कहलाती है। मित्र हमारे मृणाल पंत जी हैं, तीखे हमले करते हैं, लेकिन भाषा में संयम और मर्यादा होता है। बहुत तीखे हमले करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये गाली गलौज की भाषा स्वीकार नहीं हो सकती जी। तो इसलिए मुझे कम से कम ऐसी भाषा के साथ में चर्चा करना उचित नहीं लगता। दूसरी बात जो आपने कही, क्षुब्ध और प्रदर्शन का सवाल नहीं है। हम ये बार बार भूल रहे हैं कि दुनिया जिस एक अवधि से निकली है वो 2 साल के कोविड काल हैं। अर्थव्यवस्थाएं ढह गई। अमेरिका जैसे देश के हालात क्या है, यूरोप के हालात क्या है, आपको और हमसे किसी से छिपे हुए नहीं। आप कह रहे थे अर्थशास्त्री जैसी भाषा हम बोल रहे हैं, मृणाल जी कह रहे थे तमाम प्रकार के अर्थशास्त्री। आप, मैंने कहा था मेरे विचारधारा के अर्थशास्त्री छोड़ दीजिए, जो लेफ्टिस्ट कहे जाते हैं उनकी तमाम प्रकार के तथ्य पढ़ लीजिए, उनके तर्क पढ़ लीजिए तो ध्यान में आ जाएगा। हाँ, ये बात सही है और उससे इनकार मैंने कहा कि मेरी छोड़िए, देश के वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि महंगाई बढ़ी है और राहत देने का काम है। हाँ, हमें गर्व है, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन निःशुल्क दिया, क्योंकि कोविड काल के दौरान हमने किसी प्रकार की झंझावत समाज में पैदा नहीं होने दी, किसी भी गरीब को उस हताहत नहीं होने दिया। हमने किया और हमें गर्व है, गर्व करने वाला विषय है। समाज ने सहयोग किया है, समाज के कई धनाढ्य लोगों ने सहयोग किया है, सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और जिस उत्तर प्रदेश की बात कही जा रही थी, उसी उत्तर प्रदेश में राशन का ये चुनाव का मुद्दा रहा है, सकारात्मक मुद्दा, पॉजिटिव मुद्दा, कि निःशुल्क राशन जनता को मिला है, समय पर मिला है और जिसका हक था उसको मिला है, ये मुद्दा रहा है। और वो आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार के हालात रहे, किसी से छिपने उस लायक भी मैं नहीं समझता, उस पर बात करूं मैं। लेकिन सवाल ये है मृणाल जी कि जिस दौर से पार्टी आपकी गुजर रही है वो दौर दूसरे मुद्दों का है, आप उठा इन मुद्दों को रहे हो, ये मेल खा नहीं रहा है। तो रजनी जी, आप इस बात के लिए कांग्रेस की सराहना क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस परेशानी में चल रही है, गांधी परिवार परेशानी में चल रहा है, आपकी सरकार की कार्रवाइयां उनको इतना ज्यादा परेशान किए हुए हैं, इसके बीच में भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वो नेता अपनी चिंताओं को भूल जनता की चिंता के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप धारा 144 लगा दे रहे हैं। इस बात के लिए कांग्रेस की सराहना नहीं करेंगे आप कि देखिए राहुल गांधी इतनी बड़ी परेशानी में है, ईडी पीछे लगी हुई है, इसके बावजूद भी वो जनता की बात करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है बैरिकेड लांग रही है, सोनिया गांधी संसद में चिल्ला रही हैं। एक जिम्मेदार विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए उन्हें देख रहे हैं, तो आप पूर्व विपक्षी दल इतने सालों तक रहे हैं, सराहना नहीं करेंगे कि भाई कांग्रेस भी है जो विपक्ष की भूमिका निभा तो रही है, आप उस पर भी नाराज हो रहे हैं? नहीं भैया, मैंने कहा नाराज नहीं हो रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि असलियत क्या है जी। किसी का नाम 2 दिन पहले तक सत्याग्रह था जी, और ये हर दिन हो रहा था जी। सत्याग्रह में कारें जलाई जा रही थी, टायर जलाकर सड़कों पर चक्का जाम किया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था और आप टीवी चैनल दृश्य दिखा रहे थे। सत्याग्रह में कांग्रेस के ये हो रहा था, एक परिवार को ईडी से बचाने के लिए। और किसी ने खूब लिखा है आज पत्रकार ने कि कांग्रेस की ये हालत हो गई इस अगस्त महीने में कि कहां एक कांग्रेस के लोग अंग्रेजों से लड़ा करते थे, आज ईडी से लड़ रहे हैं, क्योंकि ईडी ने धरपकड़ नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ के मामले में कर डाली है। और सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट भी राहत नहीं दे रहा है, इसलिए निशाना मोड़ने का काम किया, महंगाई बेरोजगारी पर आ गया। लेकिन पत्रकार वार्ता में महंगाई बेरोजगारी पर तथ्य तर्क नहीं रखे गए। पत्रकार वार्ता में लोकतंत्र, संस्थाएं, आरएसएस, जिन तमाम प्रकार की बेतुकी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए मैंने उन तथ्यों का उल्लेख किया था। तो रमेश शर्मा जी, रजनीश जी बता रहे हैं पत्रकार वार्ता थी, उसमें महंगाई को लेकर बात नहीं की, बेरोजगारी को लेकर बात नहीं की, जीएसटी को लेकर बात नहीं की,
तानाशाही को लेकर बात की। जिस विषय पर प्रदर्शन था उस प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा धारा 144 लगा दी गई। उसके बाद क्या करना चाहिए एक राजनीतिक दल को? अभिनंदन करना चाहिए उस पत्र का, या इस कार्रवाई के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए? क्या बोलते हैं रमेश जी? तौर पर क्योंकि आंदोलन के लिए जो तिथियां चुनी गई हैं, जो दिन चुना गया है, जो अवसर चुना गया है, ऐसे इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिला। महंगाई पर अगर आंदोलन को करना था तो ईडी की जांच से अलग हट करके करना था। इसके अलावा अगर वो आज के जैसे मीडिया को उन्होंने बुलाया था तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जो नेशनल हेराल्ड की जमीन को जो सारा का सारा प्रकरण है जो अलर्ट हुई है और उस पर कमर्शियल खड़े हुए हैं, अगर उसमें लेन देन इस तरह का नहीं है तो सारे के सारे कागज इनको पब्लिक डोमेन में दे देना चाहिए था, मीडिया को दे देना चाहिए था कि ये सारा का सारा ये साफ सुथरा है, ये पैसा इधर से आया इधर गया, हम पर ये मतलब का आरोप, तो वो कागज उनको देना चाहिए थे। उसके बजाय चूंकि अब वो अवसर ऐसा है तो भाजपा को तो ये कहने का मौका मिलेगा ही तो उसको टालने के लिए। मैं रमेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इस लड़ाई को इस रूप में जताने की कोशिश की है कि जो आज़ादी इस मुल्क को अंग्रेजों के खिलाफ इतने संघर्ष के बाद मिली थी, जो लोकतंत्र मिला था, वो लोकतंत्र खतरे में आ गया है। कांग्रेस नेता बोल क्या रहे हैं? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 8 साल में लोगों की आज़ादी खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो जिस विचार और जिस मुद्दे के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है, तो आपको नहीं लगता है उसके लिए तो अगस्त महीना सबसे मुफीद है? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त महीने में एक लड़ाई तब लड़ी थी कांग्रेस ने, अब एक लड़ाई फिर से कांग्रेस लड़ रही है उसी अगस्त महीने में। आप उस अगस्त महीने को ही खारिज कर दे रहे हैं। देखिए, मेरी दृष्टि में कांग्रेस क्या कह रही है वो जाने, भाजपा क्या कह रही है वो जाने, लेकिन देश में लोकतंत्र मजबूत है और लोकतंत्र अगर मजबूत नहीं होता तो ये प्रदर्शन कर ही नहीं सकते, इसको घरों से उठा करके बंद कर दिया जाता। जैसे आपातकाल में आधी रात को पुलिस दूसरे की छत से कूदी थी और उठा करके ले गई थी। तो रमेश शर्मा जी का कहना है लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र अगर मजबूत नहीं होता और इजाजत नहीं होती तो आप प्रदर्शन ही नहीं कर पाते। आखिरी टिप्पणी के लिए मृणाल पंत जी, लोकतंत्र की मजबूती को लेकर कम से कम सवाल नहीं उठाइए। महंगाई को लेकर आप बात कर रहे हैं, वहां तक की बात सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और चाहे कितना ही जोर जबरदस्ती हो हम लड़ते रहेंगे। ईडी जिस नेशनल हेराल्ड के मामले की जांच कर रही है उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी ईडी ने 2016 में बंद कर दिया था। ये पूरा दस्तावेजी प्रकरणों पे आधारित है, इस पे पूछताछ की कोई जगह नहीं है। और ये मेहुल चौकसे और माल्या और इस तरह के लोगों जो देश का लाखों करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं, ईडी इनकी जांच नहीं करे, इनको बचाने के लिए ईडी को एक बंद हो चुके मामले को वापस खोलकर लगाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी कितने प्रयास कर ले, जनता के दुख दर्द की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती तो कुल मिलाकर कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस का दावा है कि उसने महंगाई के लिए उठाया। रजनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं रजनी जी की। जी रजनी जी, इतना कहना है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में 5000 करोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बात स्वीकार करेगी कांग्रेस? नहीं करेगी। भाजपा की सरकार भूल जाइए, मोदी सरकार भूल जाइए, सुप्रीम कोर्ट की बात स्वीकार करेगी नहीं करेगी? राहत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, ये भाजपा का सबसे बड़ा तर्क है कि अगर आप इतने ही बेकसूर हैं, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज कांग्रेस के पास है, तो अपने दोनों नेताओं के संदर्भ में कोई राहत भरा फरमान अदालत से, देश की सर्वोच्च अदालत से हासिल क्यों नहीं कर लेते? ये एक ऐसी दलील है रजनी जी की जिसको काटने के लिए दरअसल अदालत का कोई आदेश ही चाहिए होगा। मृणाल जी से उम्मीद करना रजनी जी शायद जायज नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हम अपने मुद्दे पर रहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने एक विपक्षी दल के नाते आज भूमिका निभाई। महंगाई एक मुद्दा है, इसे तो जैसे रजनी जी ने भी बोला कार्यक्रम में कि हाँ, इसे तो विपक्ष के तौर पर क्या बात कर रहे हैं, हमारी तो वित्त मंत्री ने सदन में भी मांगा है। तो कुल मिला के मानना अलग बात और उस महंगाई से राहत दिलाने के लिए कदम उठाना अलग बात। क्या आज का प्रदर्शन देश की सरकार को बाध्य करेगा कि वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए? क्योंकि इधर वित्त मंत्री ने मांगना और आरबीआई ने फिर से रेपो दर को बढ़ा दिया, तो महंगाई और बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। ये विरोधाभास है। इस विरोधाभास के मायने क्या है, आने वाले समय में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो रमेश शर्मा जी, उनका मानना है चाहे मुद्दे जायज़ हों, चाहे विषय जायज़ हों, पर यह समय जायज़ नहीं है। अगस्त महीना कम से कम इस प्रकार के प्रदर्शनों के लिए नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के संदर्भ में जो कुछ दिन हैं उनको स्मरण करने का है। कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे दिनों को प्रदर्शन से दूर रखें। बहरहाल
देश की जनता को तय करना है कौन सही कौन गलत। पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। एक कमाल का शेर हमें मिला दुष्यंत कुमार का। दुष्यंत कुमार बड़े क्रांतिकारी शायर हुए, बहुत कम लिखा पर जो भी लिखा कमाल का लिखा। उन्होंने लिखा कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख, एक दरिया है यहां पर दूर तक फैला हुआ, एक दरिया है यहां पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। दुष्यंत कुमार ने इस शेर के माध्यम से जनता को उसके सामर्थ्य का एहसास कराया है। क्या जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस जनता को तो छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं को उनकी हिम्मत उनके हौसले का एहसास करा पाने में सफल रही है, ये देखने का विषय है। तो देखेंगे। बहरहाल अब आपसे इजाज़त लेते हैं, सोमवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। सदा प्रणाम।